Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is cell injury part third. फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन पढ़ी और कॉजेज पढ़े. सेकंड वीडियो में हमने इरिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ी. अब थर्ड वीडियो में हम रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ेंगे. क्लास ऑफ सेल इंजरी में दो टाइप्स की थी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी. तो इरिवर्सिबल हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब पढ़ते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी. सो लेट्स स्टार्ट. If the ischemia or hypoxia is of short duration, the effect may be irreversible on the rapid restoration of the circulation. अगर इस्केमिया या हाइपोक्सिया जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के, तो क्या होगा, ये हमारी सेल इंजरी रिवर्सिबल सेल इंजरी से लीड करेगी एंड रैपिड रेस्टोरेशन ऑफ द सर्कुलेशन का रैपिड रिस्टोरेशन हो जाएगा. ठीक है. इन कोरोनरी आर्टरी एक्यूलेशन एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी. ठीक. 4 पार्ट्स होते हैं इसमें. डिक्रीज द जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस या न्यूक्लियर क्लम्पिंग जिसे बोलते हैं, डैमेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स या रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया फेल्स फर्स्ट. क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लो ऑक्सीजन सप्लाई. सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो पहले फेल हो जाएगा. फिर एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे एक्टिवेट एंड जनरेट्स द एटीपी. एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, एटीपी को जनरेट करेगा. दिस रिजल्ट इन रैपिड डिप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड विच लोअर द इंट्रासेलुलर प्रेशर. ये क्या करेगा, हमारा जो ग्लाइकोजन है उसका डिप्लीशन कर देगा जल्दी से, और क्या होगा, लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन कर देगा, जो क्या करेगा, हमारे इंट्रासेलुलर पीएच को कम कर देगा. फॉल द इंट्रासेलुलर पीएच अगर कम हो जाएगा, लाइक एग्जाम्पल इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो कम हो जाएगा. रिजल्ट द क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमैटिन. तो क्या ये रिजल्ट करेगा, क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमैटिन. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं डैमेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप. ठीक. डैमेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप में क्या है, लैक ऑफ एटीपी इंटरफेरेंस द जनरेशन ऑफ द सफोलिपिड्स which are required for continuous repair and membrane. lack of ATP कमी की वजह से जो भी हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी जनरेशन क्या करेगी, रिक्वायर करेगी कंटिन्यूस रिपेयर और मेम्ब्रेन की कंटिन्यूस रिपेयर को. विच रिजल्ट द डैमेज ऑफ द मेम्ब्रेन पंप, जो कि मेम्ब्रेन पंप को डैमेज कर देगी. ऑपरेटिंग द रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, रेगुलेशन सोडियम और कैल्शियम के रेगुलेशन को ऑपरेट करके. ठीक है. फिर आते हैं फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप में क्या है, दिस पंप अलाउ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम आउट ऑफ सेल एंड डिफ्यूज़न ऑफ द पोटेशियम इनटू द सेल. ये पंप क्या करेगा, सोडियम को आउट करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, सेल के सोडियम को आउट करेगा और डिफ्यूज़न ऑफ द पोटेशियम इनटू द सेल, और पोटेशियम को सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर देगा. लोवर्ड एटीपी इन द सेल इंटरफेयर विद द मेम्ब्रेन रेगुलेट प्रोसेस. जो एटीपी होगा वो कम हो जाएगा मेम्ब्रेन रेगुलेट प्रोसेस के थ्रू. फिर क्या है, दिस रिजल्ट द इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन ऑफ द सोडियम एंड डिफ्यूज़न ऑफ द पोटेशियम आउट सेल्स. ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन में सोडियम के इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन और डिफ्यूज़न ऑफ पोटेशियम के डिफ्यूज़न को सेल के बाहर करेगा. ठीक है. अक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इन द सेल लीड्स टू इंक्रीज इन द अक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम का जो अक्यूमुलेशन है वो सेल में
सेल में होने पे क्या करेगा, वो लीड करता है इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर वाटर को इंक्रीज करने में, टू मेंटेन द आइसोऑस्मोटिक कंडीशन, जो कि आइसोऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करता है, विच इज़ नोन एज हाइड्रोपिक स्वेलिंग अकर्स, जिसे हाइड्रोपिक स्वेलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। डैमेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स के डैमेज लाइक फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप अगर फेलियर हो जाए, लाइक मेम्ब्रेन डैमेज कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द कैल्शियम आयन, मेम्ब्रेन डैमेज जो है वो कॉज करेगा कैल्शियम आयन के डिस्टर्बेंस को, और एक्सचेंज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और एक्सचेंज करेगा सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम मूव्स इनटू द सेल, कैल्शियम ज़्यादा होने पे वो क्या करता है, सेल में मूव कर जाता है, लाइक कैल्शियम इन्फ्लक्स, पर्टिकुलरली इन द माइट्रोकांडिया, पर्टिकुलरली ये माइट्रोकांडिया में मूव करता है। ठीक है। कॉजिंग इट इज स्वेलिंग एंड डिपोजिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज, कॉजिंग इट इज स्वेलिंग, कॉज करेगा ये स्वेल हो जाएगी, और डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज़ जो हैं वो क्या होंगी, डिपोजिशन हो जाएगा, कम हो जाएंगी। डैमेज इन द सीन इन द फॉर्म ऑफ द लॉस ऑफ माइक्रोविली, क्या होगा इसमें, माइक्रोविली कम हो जाएंगी, और ये क्या करेगा, डैमेज कर देगा। इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स एंड फोकल प्रोजेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है। नाउ रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू कैसे, ड्यू टू कंटिन्यूअस हाइपोक्सिया की वजह से मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस स्वेल अप, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है या गोल्जी एपरेटस है वो स्वेल हो जाते हैं। राइबोसोम्स आर डेच्ड फ्रॉम द ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डेच्ड कर देते हैं। फिर क्या है, सो राइबोसोम डिस्पर्स द इन द साइटोप्लाज्म, इसलिए राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं, एंड इनएक्टिवेटिंग देयर फंक्शन, और इनके फंक्शन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। साइमल्टेनियसली प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस द गोल्जी एपरेटस, साइमल्टेनियसली प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो गोल्जी एपरेटस के थ्रू रिड्यूस हो जाती है। फिर आते हैं रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस, इट्स अ सेम थिंग। ठीक है। लास्ट में एक लाइन लिखी है, विड्रॉ ऑफ एक्यूट स्ट्रेस दैट रिजल्ट इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी, किसी एक्यूट स्ट्रेस की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। कैन रिस्टोर द सेल टू नॉर्मल स्टेट, जिससे उसे सेल को नॉर्मल स्टेट पे रिस्टोर किया जा सकता है। थैंक यू।